सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर और चेयरमैन सेनेट का फैसला हो गया। इमरान खान की हुकूमत एक बार फिर कामयाब हो गई और पीडीएम को नाकामी का सामना करना पड़ा। सेनेट में अपोजिशन की अक्सरियत के बावजूद हुकूमती उम्मीदवार सादिक संजरानी कम अददी अक्सरियत के बावजूद ज्यादा वोट लेकर दोबारा सेनेट के चेयरमैन मुंतखब होने में कामयाब हो गए, जबकि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के मुश्तरका उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी को शिकस्त का सामना करना पड़ा और उन्हें वोट कम मिले। सादिक संजरानी के 48 वोट सादिक संजरानी के हिस्से में आए, जबकि यूसुफ रजा गिलानी को सिर्फ 42 वोट ही मिल सके। प्रिजाइडिंग अफसर मुजफ्फर हुसैन शाह ने नाम पर मोहर लगाने की वजह से यूसुफ रजा गिलानी के 7 वोट मुस्तरद कर दिए। सेनेट में सादिक संजरानी के चेयरमैन मुंतखब होने के बाद डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब पर भी हुकूमती इत्तेहाद के मिर्जा मोहम्मद आफरीदी ने अपोजिशन के मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को 10 वोट ज्यादा लेकर हरा दिया। मिर्जा मोहम्मद आफरीदी ने 54 वोट हासिल किए, जबकि मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी सिर्फ 44 वोट ही ले सके। यूसुफ रजा गिलानी के वोट मुस्तरद होने पर बिलावल भुट्टो वो सामने आए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि गिलानी जीतने के बावजूद भी चेयरमैन सेनेट की कुर्सी पर नहीं बैठे। जब नियत जाहिर हो चुकी तो वोट हो चुका। 7 वोट नाजायज तरीके से मुस्तरद किए गए। ये 7 वोट शामिल करें तो यूसुफ रजा गिलानी जीत चुके हैं। जरा बिलावल की गुफ्तगू सुनिए, इस बारे में वो क्या कह रहे हैं। 7 वोट नाजायज तरीके से रिजेक्ट हुए। अगर आप इस वोट्स को गिनते हैं तो फिर गिलानी साहब इलेक्शन जीत चुका है और चेयरमैन सेनेट ऑफ पाकिस्तान बन चुका है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट आपस में मुशावरत करते हैं। खुद मरियम शरीफ साहिबा से बात किया। मरियम नवाज और दीगर पीडीएम क़यादत से मुशावरत के बाद अदालत जाने का ऐलान करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि उम्मीद है कि हाई कोर्ट हमारे हक में फैसला देगी। सबूत हमारे पास मौजूद हैं कि सेक्रेटरी सेनेट हमारे लोगों को ये बता रहे हैं कि आप डब्बे के अंदर मोहर लगा सकते हैं। मैंने भी आम इंतखाबात में अपने नाम के ऊपर ही मोहर लगाई थी। जरा सुनिए बिलावल इस बारे में क्या कह रहे हैं। तो मैंने अपना जनरल इलेक्शन में जब मैंने वोट दिया तो मैंने अपने नाम के ऊपर ऐसे ही मोहर डाला था। पार्लियामेंट्री लीडर्स है, हमारे जो नुमाइंदे हैं, उन्होंने इलेक्शन सेनेट के जो सेक्रेटेरिएट है, जो सेक्रेटरी है, उनसे ये पूछा भी सही, उनको कहा भी गया कि आप बॉक्स के अंदर जहां भी मोहर लगाए वो वैलिड है। हमारा उम्मीद है कि हाई कोर्ट से हमें इंसाफ मिलेगा। हमें उम्मीद है कि हाई कोर्ट हमारे हक में फैसला सुनाएगा। तो अब सेनेट में दोनों हुकूमती उम्मीदवार ही जीत चुके हैं और अपोजिशन उनकी इस जीत को मुस्तरद कर रही है। चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के आज जो इलेक्शन हुए उसमें कई ड्रामाई मोड़ भी आए। यूसुफ रजा गिलानी के वोट मुस्तरद हुए। वोट दुरुस्त तरीके से मुस्तरद हुए या नहीं, इस पर भी बहस हुई। और जब सुबह 9 मुंतखब सेनेटर्स हल्फ उठा रहे थे तो मुस्लिम लीग नून के सेनेटर मुसद्दिक मलिक और पीपल्स पार्टी के सेनेटर मुस्तफा नवाज खोकर की जानिब से पोलिंग बूथ में खुफिया कैमरे लगे होने की निशानदही की गई। वो खुफिया कैमरे दरियाफ्त भी किए गए, जिसके बाद पोलिंग बूथ में नस्ब खुफिया कैमरों की तहकीकात के लिए 6 रुकनी कमेटी बना दी गई है। हालांकि ये बड़ा ही आसान था। जो सीसीटीवी फुटेजेस सेनेट के मौजूद हैं, वहां पर उन तमाम सीसीटीवी कैमरों की फुटेजेस के जरिए इस बात का पता घंटों गुजर जाने के बावजूद अब तक नहीं लगाया जा सका कि किन लोगों ने ये नस्ब किए, वो कौन लोग थे जिन्होंने ये तमाम कैमरे नस्ब किए। अब इस बारे में हुकूमती मौके बिल्कुल अलग है और अपोजिशन की जानिब से एक बार फिर इदारों पर और हुकूमत पर इल्ज़ाम तराशी की जा रही है। अब सूरत हाल आज ये रही कि चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी एक बार फिर मुंतखब हो गए। इससे पहले जब उन पर अदम एतमाद किया गया था, वहां भी अपोजिशन के 14 लोग गायब हो गए थे, जिसके बाद सादिक संजरानी को वोट ज्यादा मिले थे और आज भी वो यूसुफ रजा गिलानी को शिकस्त देने में बिल आखिर कामयाब हो गए हैं। यूसुफ रजा गिलानी इससे पहले अब्दुल हफीज शेख को शिकस्त देकर 3 मार्च को सेनेटर मुंतखब हुए थे और उनकी उस कामयाबी को भी इंतहाई मुतनाज़ करार दिया जा रहा था, चूंकि बहुत सारे हुकूमती जमात के MNAs ने उनके हक में वोट कास्ट किया था और उसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान को एतमाद का वोट भी लेना पड़ा था और एतमाद का वोट वो लेने में 178 वोट के साथ कामयाब हो गए थे। और उसके बाद ही हुकूमत को ये उम्मीद पैदा हुई थी कि सादिक संजरानी आज का इलेक्शन जीतने में कामयाब हो जाएंगे। हालांकि अददी अक्सरियत उनके पास नहीं थी, 4 से 5 वोट की कमी हुकूमती कैंडिडेट के पास थी, लेकिन इसके बावजूद भी किसी ना किसी तरह वोट मैनेज करके वो ये कमी दूर करने में कामयाब हुए और यूसुफ रजा गिलानी को 6 वोटों से शिकस्त दी। यूसुफ रजा गिलानी 5 वोटों से जीतकर सेनेटर मुंतखब हुए थे।
69 वोट उन्होंने हासिल किए थे। अब्दुल हफीज शेख 164 वोट हासिल कर सके थे और आज यूसुफ रजा गिलानी सेनेट से सिर्फ और सिर्फ 42 वोट ही हासिल कर सके। जो 8 वोट मजमूई तौर पर मुस्तरद हुए उसमें एक वोट तो ऐसा है कि जिसमें दोनों कैंडिडेट्स के नाम पर मोहर लगा दी गई, जिससे वो वोट ज़ाय हो गया। लेकिन जो दीगर 7 वोट्स हैं वो बड़े अहम हैं, चूंकि उन तमाम में यूसुफ रजा गिलानी के नाम पर मोहर लगाई गई है और इसी बात को मुतनाज़ बनाकर, इसी बात को वजह बनाकर बाद में पहले पीडीएम रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पहले शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, कमर जमान कायरा, राजा परवेज़ अशरफ आए और उनकी जानिब से ये कहा गया कि इसको वो अदालत में चैलेंज करेंगे चूंकि उनके पास सबूत भी मौजूद हैं। फिर बिलावल भुट्टो जरदारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए जिसमें बड़ा वाज़ेह उन्होंने बताया कि सेनेट के सेक्रेटरी हमें हमारे नुमाइंदगान को, फारूक इशनाई, शरी रहमान को ये बता रहे हैं कि किस तरह से खाने के अंदर मोहर लगानी है और नाम के आगे भी मोहर लगाई जा सकती है। तो तमाम तर सूरत हाल अब ये आज की वाज़ेह हो चुकी है, लेकिन अभी तक ये फैसला नहीं हो सका कि वो कैमरे क्यों नस्ब किए गए, इसकी जानिब से नस्ब किए गए थे। सीनियर तजियाकार और ये मकबूल जान साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, उनसे ज़रा इस बारे में कुछ गुफ्तगू करते हैं। और ये सब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। और ये सब अब बिलावल साहब बात कर रहे हैं अदालत जाने की, अब ये 7 वोट आज मुस्तरद हो गए, क्या सूरत हाल आपको बनती दिखाई दे रही है? यूसुफ रजा गिलानी क्या ये कहा जा सकता है जो वो कौमी असम्बली में करके आए थे, जिस तरह वो सेनेट बने थे, आज वही हाथ उनके साथ हो गया? देखें, आज से बहुत अरसा पहले अक्टूबर में जिस वक्त इमरान खान ने एक बिल पेश किया था कि सेनेट के जो इलेक्शंस हैं वो जब सारे जितने भी इलेक्शन हैं वो शो ऑफ हैंड से हो जाए, तो उस वक्त बुनियादी तौर पर इमरान खान ने एक, जैसे कहते हैं ना, कि एक यॉकर लगाया था जिसके ऊपर अपोजिशन छक्का लगा सकती थी बहुत ज़बरदस्त। लेकिन शायद उनको पुरानी आदतें वही उसी तरह की थी, उन्होंने कहा कि नहीं हम प्ले कर लेंगे और जरदारी साहब को तो उन्होंने जिलानी साहब को जितवा दिया। और जितवाने के बाद पाकिस्तान के हर टेलीविज़न पे जरदारी साहब की वाह होगी, वो एक जरदारी सब पे भारी और बहुत ज़बरदस्त सारा कुछ हो गया। असल में होता यह है कि वो ये गेम ऑफ कार्ड्स बड़ी अजीब-ओ-गरीब किस्म की चीज़ है। गेम ऑफ कार्ड्स में कभी कभी ब्लाइंड लोग खेल जाते हैं और उस ब्लाइंड के अंदर ही ये सूरत हाल होगी। ये ब्लाइंड खेला हुआ था और आज ये हो गया। अब देखिए, ये जो सारे का सारा आज सुबह का जो एपिसोड हुआ है जिसने पाकिस्तान की पूरी सियासत को बेनकाब करके रख दिया है कि हम क्या हैं। यानी ये 7 जो वोट हैं, ये आप क्या समझते हैं, ये कोई खुशी से ऐसे हुआ है, जहालत से ऐसे हुआ है? ये वो लोग हैं जब अपने हलकों में होते हैं तो अपने हर एक वोटर को बुला बुला के कहते हैं कि नहीं बेटा देखना, इस जगह पे मोहर लगाना, वोट ज़ाया मत कर देना। एक एक वोट पे लड़ते हैं, ट्रेनिंगें करते हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ करते हैं। अंधे जाहिल लुल्ले लगड़े को भी सिखाते हैं कि वोट कैसे डालना है। तो क्या उनको नहीं पता था ये 7 जो इकट्ठे के इकट्ठे? तो बुनियादी तौर पर इसकी एक मकसद था जो किया गया, जो मैं समझता हूँ। और मकसद ये है कि अब ये जो वोट है ये सुप्रीम कोर्ट में जाके किसी न किसी हद तक इसके ऊपर बहस होगी और ये हो सकता है कि ये मुस्तरद भी हो जाए फैसला। क्योंकि बुनियादी वजह ये है कि असल में फैसले ये होते हैं कि आपने अगर वोट जो है ऐसी जगह डाला है जिससे आपकी इंटेंशन नज़र आ रही है कि आप किसको वोट देना चाहते हैं, तो वोट जो है वो आप उसके हक में चला जाता है। क्योंकि जिस वक्त हम वोटर को कहते हैं कि आप वोट डालो, तो वोट डालने को आप कहते हैं कि आप यूं करके उसको फोल्ड करो ताकि आपके मोहर की अगर कोई स्याही लगनी है तो आपके ही कैंडिडेट के मुंह पे लगे या उसके नाम पे लगे या उसके निशान पे लगे, ताकि आपका वोट ज़ाया ना हो। तो यहाँ तो पूरी मोहर लगी हुई है। लेकिन मसला सारा यह है कि आप देखें अब लड़ाई किसके दरमियान होगी? हुकूमत के दरमियान होगी और अपोजिशन के दरमियान होगी। और कौन बीच में से निकल गया? एस्टैब्लिशमेंट। क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट तो कहती है हमें क्या पता, आपके तो पूरे के पूरे वोट पूरे थे, लेकिन दरअसल वो पूरे नहीं थे और पूरे नहीं थे वो टेक्निकल ग्राउंड पर रिजेक्ट हुए। फिर अगली दफ़ा जिस वक्त उनका वोट आया उसका अपना कपूर आज़मी साहब का, तो उन्होंने ये बात तय करके बता दी, देखो भाई सुनो, अब आपने ये मत सोचें कि कल हम जहाँ सुबह वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आएंगे, आप बहुत ज़्यादा जलील हो जाएंगे। तो एक और चीज़ भी वाज़ेह वो हो गई कि अब आप जो है कानूनी जंग लड़ेंगे। तीसरी चीज़ जो मैं समझता हूँ कि ये बुनियादी तौर पर संजरानी साहब के 2 इलेक्शंस का बदला लिया गया है जरदारी साहब से। पहले इलेक्शंस में नून लीग की अक्सरियत थी और आपको याद होगा कि जरदारी साहब कहते थे कि मैं देखूंगा कि इलेक्शन कौन जीतता है। और आप देखें वो बलूचिस्तान में जाके उन्होंने पहले गवर्नमेंट टॉपल करने के बाद फिर संजरानी को कैंडिडेट बनाया, कैंडिडेट बना के नून लीग की अक्सरियत का सत्यानाश कर दिया।
फिर आपको याद होगा कि पीडीएम के दौरान उन्होंने नून लीग ने चाहा कि उनके खिलाफ अदम एतमाद का वोट लेके आए, और उस वक्त आप सोचते हैं कि संजानी साहब अकलियत में थे, लेकिन उसके बाद हुआ ये कि उनके वोट जो थे वो खत्म हो गए और हो गए। अब उन्होंने कहा कि अगर उस वक्त आपने जो चाल चली थी अब चाल, और इसका नतीजा क्या है? बुनियादी तौर पर वो पैगाम देना चाहते हैं पीपल पार्टी को कि अब कोई और रास्ता नहीं, हमारे साथ चलो, हमारा बयान। ये सादिक संजरानी की 2 बार जीत का बदला कौन लेना चाह रहा है? ज़दाई साहब से मैं आपसे जरा पूछता हूँ। इरफान कादिर साहब माहिर कानून, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। कानूनी नुक्ता जो बिलावल साहब अब हाईकोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। इरफान साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आपने वक्त निकाला। अब बिलावल साहब ये कह रहे हैं आज की इस पूरी कार्रवाई को जो 7 वोट मुस्तरद हुए हैं वो हाई कोर्ट जाएंगे इस फैसले पर, तो क्या हाई कोर्ट इसकी समाअत कर सकता है? क्या ये वहाँ पर काबिल समाअत चीज़ हो सकती है जो कि सेनेट में तमाम तर वाक़या हुआ है? जी, हाई कोर्ट के बहुत सारे फैसले हैं जिसमें उन्होंने ये कहा हुआ है कि जिन मामलात में कोई बदनीयती नज़र आए या कोई डिसीजन जो है परवर्स हो या उसमें रीजंस ना दिए हो, लॉजिकल ना हो और कोई रेमेडी ना हो, तो आप हाई कोर्ट में आ सकते हैं। तो वरना नॉर्मली आप ठीक कह रहे हैं कि ये मामला जो इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड हो या जो कि पार्लियामेंट से रिलेटेड हो, वो यूजुअली हाई कोर्ट में नहीं आया करते, सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं जाया करते। लेकिन अब इतने ज्यादा इश्यूज जो हैं इस तरह के पार्लियामेंट से रिलेटेड और इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड पिछले चंद सालों में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में गए हैं कि ये ऐसा मामला है जो कि मैं कहूँगा कि अब ये कह रहा कि ये इरफान साहब ये जो आज हुआ है, ये फिर आप आज जो ये मामला हुआ है इसको आप बदनीयती कहेंगे या फिर ये इंटेंशनली लोगों ने अपनी मर्जी से किया है, ये जो वोट मुस्तरद हुए हैं? अब ये देखें, वहाँ पे जो हमें जो पढ़ के सुनाया गया था वो जो रेलेवेंट इनकी जो नॉर्म है उसमें तो ये लिखा हुआ है कि उसी खाने में आपने मोहर लगानी है जिस खाने में कैंडिडेट का नाम लिखा हुआ है। अब नाम जो है वो भी उसी खाने में है, मोहर भी उसी खाने में है। मोहर और नाम अगर आपस में टकरा गए हैं तो इसको कह देना कि वोट जो है वो हम रद्द करते हैं, तो इस तरह की तो कोई बात मुझे कहीं नजर नहीं आई, बल्कि इसके बरक्स फैसले हैं पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के। अच्छा। जिसमें के कैंडिडेट के नाम पे जहां मोहर लगाई गई थी उन्होंने कहा था कि ये वोट वैलिड है क्योंकि इससे तशखीस हो गई है कि उन्होंने किसको वोट दिया है, इसमें कोई उभाम नहीं है। तो उस चीज को देखते हुए तो जो एक कॉमन सेंस भी होती है और लॉ कभी भी कॉमन सेंस के खिलाफ नहीं जाता। अच्छा, तो वो जो 7 वोट, इसका मतलब इरफान साहब प्रिसाइसली आप ये कह रहे हैं कि वोट है, ये चैलेंज हो सकता है अदालत में अगर पीपल्स पार्टी और पीडीएम जाए तो? वो सियासी जितनी कश्मकश है, जितनी सियासी रसाकशी आप देख रहे हैं कि अखाड़ा तो अदालतें ही मानती हैं। पिछले 60-70 साल से यही तो हो रहा है पाकिस्तान। सही। तो और ये सब अब ये अदालतों में ही हमारे सियासी फैसले भी हो रहे हैं, पार्लियामान के फैसले जो कौमी असम्बली में होने चाहिए, जो सेनेट में होने चाहिए, जिन पर कानून साजी माजी में होनी चाहिए थी, अब उनके लिए अदालत जाया जा रहा है। जो फरीक हार जाता है वो अपनी हार को मानता नहीं है। ये रवैये कब तक चलते रहेंगे हमारे इस माशरे में? ये मुझे देखिए जो इन्होंने इरफान साहब रुकिएगा जरा, ये और ये साहब से पूछेंगे, और ये साहब से। ओके। लेकिन जो उन्होंने डिज़ाइन किया है ना जिस तरीके से सारे मामले को, उसके हिसाब से यही होना था कि अब जाहिर बात है आगे चलेगा, वहाँ पॉइंट ऑफ लॉ पे बहस होगी, ये होगा कि जुरिस्डिक्शन बाहर है, नहीं है, ये है, वो है। रोज़ अदालत के बाहर मैं और आप खड़े होंगे, साफ़ी हम रोज़ प्रोग्राम करेंगे, मज़े आएंगे, गुफ्तगू होगी, ये होगा, ये सारा कुछ चल रहा है। मैंने आपसे कहा ना कि बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के अंदर जो है ये मैलाफाइडी इंटेंशंस इस लेवल की हो चुकी हुई हैं और प्ले इस तरह की जैसे अंदरून खाना साजिशों की सूरत हाल ये हो चुकी हुई है कि हम वाज़े रखते नहीं। देखें असल मसला क्या है? असल मसला है आपके यहाँ पार्टी की लीडरशिप की डिक्टेटोरियल सोच। अगर एक पार्टी के रुकन को ये मुकम्मल तौर पे खुद मुख्तारी हासिल हो कि वो अगर कभी पार्टी के खिलाफ अपने ज़मीर को देख के वोट देगा, जैसे अपने रिपब्लिकन ने दिया है ट्रंप के खिलाफ, 13 वोट सेनेट में उसके खिलाफ गए थे, तो मुझे पार्टी से नहीं निकाला जाएगा, मेरी राय का एहतराम किया जाएगा, तो फिर कभी भी ये मौका ना है और कभी भी ये सूरत हाल ना है। देखिए हमेशा प्ली दी जाती है कि सीक्रेट बैलेट कर दो, ठीक है, उससे ये होगा कि और ये सब ज़रा यहाँ एक पार्टी का तो मसला नहीं था, वो इत्तेहाद में 11 जमातें, अब 11 जमातों के लोगों को आप कैसे मजबूर करेंगे, चाहे वो उस कैंडिडेट को नहीं भी वोट देने जा रहे हैं? आप
कोई नहीं देखिए मसला सारा ये है कि अगर आप अगर आपने उसने वोट ले लिया, 5 करोड़ रुपया ले लिया, लेकिन अगर एक आदमी जो है पार्टी के हेड को 50 करोड़ दे देता है और टिकट ले लेता है तो उसका क्या इलाज है? तो कोई इलाज नहीं। असल मसला है अपनी ट्रेनिंग करते नहीं है, बाकी कुछ करते हैं। पाकिस्तान का पॉलिटिकल क्राउड बड़ा अजीब और गरीब हो गया हुआ है। पाकिस्तान में बड़ा खूबसूरत शेर है उसका, नदीम हाशमी का, कि यूं दुकानों पर ज़मीरों की फरावानी न थी, लोग बिकते थे मगर इतनी भी अर्जानी न थी। मतलब यह है कि बहुत ज्यादा, बहुत तकलीफ में 3-4 दिन से ये सूरत हाल आती है। और इन 3-4 दिनों के अंदर देखिए आपका 2 दिन का हीरो आसिफ जरदारी रहा है और आप कहते रहे जी हमने कमाल कर दिया। आपके मीडिया का हीरो आसिफ जरदारी रहा है, अपने बड़े बड़े एंकर का हीरो आज आपका दूसरा हीरो बन गया। ये तो बेसिकली शतरंज की गंदी तरीन गेम है जो खेली जा रही है। और इस पूरी आज की एपिसोड के बाद और ये सब, क्या आप ये समझते हैं कि अब पीडीएम में ये कोई दरार वाकई वाज़ेह तौर पर पड़ चुकी है? मैं वापस आपकी तरफ आता हूँ। जो इरफान कादिर साहब, क्या इस बात के इम्कानात अब मौजूद हैं कि ये फैसला अगर अदालत जाता है तो कलअदम भी हो सकता है? सादिक संजानी साहब की जीत को, आज की इस पूरी कार्रवाई को क्या कलअदम करार देने के इम्कानात अपनी जगह बहरहाल मौजूद हैं? देखें, अदलिया जो है वो ऑलरेडी सीक्रेट बैलेट के इशू पे भी आर्टिकल 226 पे लिखा हुआ है। वहाँ पे भी एक जज साहब ने कहा कि हमारे सामने कोई ऐसा सवाल ही नहीं है। बाकियों ने कहा नहीं, हम तो इसको भी देखेंगे। तो हर मामला तो अदलिया जो है उसको वेलकम करती है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त ये वो वाली शतरंज हो रही है जिसका जिक्र औरिया साहब कर रहे हैं कि शतरंज में एक तो होती है ना कि अकल से खेली जाती है, एक होती है कि ताकत के जोर पे आप दूसरे की गोटियां उठा के तो साइड पे रख देते हैं और कहते हैं हाँ अब तू, मैं देख लूंगा तुझे, तेरी गोटियां जो है ये मर गई हैं। तो वो उस किस्म की शतरंज हो रही है जहाँ पे कि दिमागी यानी ज़हनी ताकत नहीं है, बल्कि इरफान साहब ये इस शतरंज में फिर ये फरीक कौन कौन है? ये तमाम जो सियासी जमातें हमारी हैं, ये एक दूसरे के खिलाफ शतरंज खेल रहे हैं? हम सब एक दूसरे के खिलाफ शतरंज खेल रहे हैं जहाँ कहीं भी हम हैं, उसमें हम सब ही शामिल हैं। मैं सिर्फ सियासत वालों को मुर्द इल्जाम नहीं ठहराता। मैं समझता हूँ कि हम जिस शोबाए जिंदगी में हैं, हम सबको अपने आप को दुरुस्त करना है और किसी एक को हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम भाषण दें, क्योंकि कोई भी दूध का धुला हुआ इस मुल्क में नहीं है। सही। तो और ये सब, ये आज जब बिलावल साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तलाल चौधरी साहब के ट्वीट से मुतालिक उनसे सवाल किया गया, उन्होंने भी बड़ा ज़ूमाइने जवाब दिया। अब ये पीडीएम में शामिल जमातें जो कल तक शीरो शक्कर थी, इत्तेहाद में थी, आज एक दूसरे पर तंज कर रहे हैं। क्या ये दरार की पहली लकीर पड़ चुकी है पीडीएम में? देखें, इस इलेक्शन से पहले आपने देखा होगा कि सेनेटर अब्दुल करीम को लेके नून लीग वालों ने अलहदा, खैर अब्बासी ने बिल्कुल पीडीएम से अलहदा प्रेस कर, हालांकि कैंडिडेट तो बुनियादी तौर पर पीटीएम का था, जिसके खिलाफ वो उनको कहा गया था और कहा गया कि हम जनाब आपको बंदा भी दिखाएंगे। फिर उसके बाद हुआ ये कि गिलानी से पूछा तो उन्होंने कहा मुझे तो नहीं पता कि ऐसी कोई बात हुई है। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोग जो थे उनको बहुत सारी उम्मीदें लगा के ये किया गया। और बात बिल्कुल सही है कि वो एक कैफियत है, एक बाजार लगा हुआ है, उस बाजार में ग्राहक भी आ रहे हैं, उस बाजार में अपनी कीमतें लगवाने के लिए लोग भी खड़े हैं। आप मुझे ये बताइए, आप तवक्को कर सकते हैं कि एक शख्स अच्छा खासा जो कि शहर जिसकी इलाके में इज्जत हो, जो 1-1.5 लाख वोट भी ले लेता हो, और वो आके खड़े होकर शिकायत करे कि मुझे फलां जगह से फ़ोन कॉल आती है और मैं जनाब उस वोट दूँ किसी दूसरे को, और उसके बाद तो इस कौम से तवक्को रखेगी कि वो कौम जो है वो खड़ी हो जाएगी, वो कौम के अंदर कोई इज्जत और तौकीर हो जाएगी। सबसे पहले तो आपने खड़ा होना था भाई। आपको जुर्रत कैसे होती है कोई शख्स वोट का फोन कॉल करे? अगर फोन कॉल करता भी है तो आप साफ खड़े होकर जवाब क्यों नहीं देते? वो 1 लाख वोटर के सामने आप क्या मुंह लेके जाते हो कि आप इसको? असल मसला यह है कि गुज़श्ता 30-40 साल के अंदर इस कौम का मिजाज ऐसा बन चुका हुआ है, हमने एक दूसरे को उनकी बात सही है फानकार साहब की, हमने मदद ली कि गोटियां उठा के पीछे किया जाए। ये गोटियां उठा के पीछे करने का खेल 1988 से चला आ रहा है, जब वो पहला इलेक्शन बेनज़ीर का हुआ था, और उसके वक्त से लेके आज तक हर बंदा जो है उसने अपनी शतरंज की बसात जो है वो पीछे से किसी और से। लेकिन और ये सब के ये पीडीएम के अंदर भी कोई शतरंज का गेम हो रहा है क्या? चूंकि कल गिलानी साहब का मौक़िफ़ अलग,
नून लीग का अलग, आज एक दूसरे पर तंज किए जा रहे हैं। अभी मौलाना साहब अब ये कह रहे हैं कि मैं तो कभी इस हक में नहीं था कि ज़िमनी इंतखाब लड़े जाएँ, सेनेट इंतखाब लड़े जाएँ। तो फिर पीपल्स पार्टी की इस तजवीज़ से इत्तेफाक क्यों किया था? अब पीपल्स पार्टी के अलावा किसी को कुछ खास हासिल नहीं हुआ, तो अब शायद पीपल्स पार्टी कॉर्नर हो रही है, बाकी सब लोग साथ मिलकर चलना चाह रहे हैं। ये सूरत हाल ऐसी बनती नजर आ रही है आपको? देखिए, बुनियादी तौर पर आप देखें, मैं आप याद रखें कि जो एक ये जो पीडीएम का अलायंस है, ये पॉलिटिकल अलायंस नहीं है। इसकी एक शर्त थी कि हम अदारों की मुदाखलत नहीं चाहते। पहली बात ये बताया कि कानून की किस शिक में, आइन की किस दफ़ा के तहत अदारे मुदाखलत करते हैं? नहीं है कोई। आइन तो अलाउ ही नहीं करता। और क्या अगर वो मुदाखलत करते हैं तो क्या वो मानेंगे कि नहीं? और अगर वो मुदाखलत कर रहे हैं तो कौन सी ऐसी दफ़ा आ जाएगी, कौन सा ऐसा कानून नाफिज कर देगा, वो बाज आ जाएंगे। बात तो दोनों ने आना है मिलके। आपकी स्ट्रेंथ से, पोलिटिकल स्ट्रेंथ में बात रखना है, और उन्होंने उसके बाद उस पोलिटिकल स्ट्रेंथ को रखते हुए पीछे आपको रिट्रीट कर देना है। मतलब यह कल को आप ताकत लेके पहुंच जाते हैं, आप किससे नेगोशिएट करेंगे? इमरान खान से, जनरल बाजवा से? इसका मतलब है कि आपके पास कोई एजेंडा नहीं था। आप बुनियादी तौर पर एक थ्रेट कॉज करने के लिए आपने इत्तेहाद बनाया हुआ था। पॉलिटिकल पार्टी के पास एजेंडा होता है कि कल को जब वो नेगोशिएशन टेबल पर बैठेगी तो आपने क्या लेके आना है? कुछ नहीं। यही वजह है कि वो आखिर वक्त तक किसी की स्ट्रेटजी नहीं मिलती रही। कोई कहता है हम अंदर से निकालेंगे, कोई कहता है हम बाहर से निकालेंगे, कोई कहता है ये 26 तारीख को फिर जो लॉन्ग मार्च इन्होंने करना है, अब वो हुकूमत के लिए, अगर आज हुकूमत शिकस्त खा जाती तो फिर तो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता उस लॉन्ग मार्च से निपटना। अब वो चैलेंज किसी हद तक कम हुआ है, या आज जो रिलीफ हुकूमत को मिला है, अपने अंदर कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे होंगे खान साहब? देखिए, लॉन्ग मार्च किसी हुकूमत के लिए कभी कोई खतरा नहीं होता। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ जो इतनी बड़ी मूवमेंट चली थी, जिसमें 380 के करीब लोग थे वो मारे गए थे, वो मूवमेंट भी आखिर में फटीक के शिकार हो गई थी। और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बैठ गए थे प्रोफेसर गफूर अहमद, मौलाना कौसर न्याजी, हफीज़ पीरज़ादा, मुफ्ती महमूद, और इस तरफ से एक और साहब से कोई थी। और आप अंदाज़ा करें कि उस पूरी की पूरी, उसके बाद आखिर अब मार्शल लॉ लगाना पड़ गया। उसके बाद आप जितनी भी आप मूवमेंट देख लें, आप मुझे बताइए कौन सी ऐसी मूवमेंट है जो कामयाब, इंक्लूडिंग इमरान खान के 120 दिन के धरने के। वो तो प्राइम मिनिस्टर की खिड़की तक तब्दील नहीं करा सके थे। प्राइम मिनिस्टर हाउस में प्राइम मिनिस्टर को तब्दील कराने से बहुत बात। तो ये सिंबॉलिक था। ये क्या मौलाना फजल रहमान से ज्यादा कमिटेड क्राउड को लेके आ सकता है वहां पर? वो भी आंसुओं से रोते हुए कि मैं अपने वर्कर्स का बहुत शुक्रगुजार हूं, मुझे मेरी उन्होंने इज्जत रखी, मैं वापस चले गए बड़े आराम से। चलें। और इरफान काजी साहब, ये तो था। ठीक, इरफान काजी साहब, 22 मार्च को इलेक्शन कमीशन में भी समाअत है, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की नाअहली की, संजरानी साहब के खिलाफ पीपल्स पार्टी जा रही है। अगर ये दोनों ही नाअहल हो गए, दोनों ही फैसले कलअदम हो गए, तो फिर क्या सूरत हाल बनेगी? अगर प्रिसाइसली आप बता सकें मुख्तसरन। देखें, इस वक्त वो जो गिलानी साहब का इलेक्शन है, वो तो मुझे नहीं महसूस हो रहा कि वो कोई कलअदम करार दिया जाएगा, क्योंकि उस पर जब ये मामला शुरू में आया है तो उसको कोशिश की थी इन्होंने कि वो सस्पेंशन सीख करें, उसकी मौतली मांगे। तो मौतली उस वक्त होती है जिसको हम इंटरिम रिलीफ कहते हैं, जब आपको ये महसूस हो कि इनके पास कुछ एविडेंस है, कुछ शवाहिद हैं, और शवाहिद का ना होने का मतलब होता है कि अब मौतली नहीं होती, आपको इंटरिम रिलीफ नहीं मिलता। अच्छा। इंटरिम रिलीफ ना मिलने का मतलब ये होता है कि आपका जो केस है, बज़ाहिर जो इलेक्शन कमीशन के सामने है, वो कमजोर केस है। अब ये जो दूसरा केस है, ये वाला इशू सही, ये अब हाई कोर्ट में अगर चला जाता है और वहां पे एक नई टग ऑफ वॉर शुरू हो जाती है, तो फिलहाल सारी सूरत हाल ये बनेगी कि हुकूमत को एक वक्ती नफ्सियाती, यानी एक शॉर्ट टर्म साइकोलॉजिकल एडवांटेज, यानी एक चंद घड़ियों का नफ्सियाती जो एक तकवीयत है उनको हुई है, वक्ती तौर पर एक नफ्सियाती बढ़तरी हुकूमत को। बहुत शुक्रिया इरफान काजी साहब और ये मकबूल जान साहब। हमारे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आमिर लियाकत हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और हुकूमत का मौक़िफ़ भी इस पर उनसे जानेंगे।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी मुंतखब हो गए, तो हुकूमत को एक बड़ी कामयाबी मिली और 7 वोट यूसुफ रजा गिलानी के मुस्तरद हुए। मजमूई तौर पर मुस्तरद शुदा वोटों की तादाद 8 सामने आई, लेकिन उसमें 7 यूसुफ रजा गिलानी के थे। और पीडीएम ने उसके बाद बड़ा शदीद एहतजाज किया और उन्होंने कहा कि अब हम इस फैसले को, इन वोट्स को चैलेंज करेंगे, चूंकि जो वोट डालने का तरीकाकार है वो उनके मुताबिक तो दुरुस्त था, लेकिन प्रिजाइडिंग अफसर के मुताबिक वो दुरुस्त नहीं था, जिसकी बिना पर इन वोट्स को मुस्तरद किया गया। और अब्दुल गफूर हैदरी साहब को, जो पीडीएम के डिप्टी चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार थे, उन्हें सिर्फ 44 वोट मिले और 10 वोटों के बड़े मार्जिन से मिर्जा मोहम्मद आफरीदी, जो हुकूमत के डिप्टी चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार थे, वो कामयाब हो गए हैं। तो अब आज ये ज़मीर जागें, कोई धौंस या धमकी चली है या फिर ये क्या हुआ है, एकदम से हुकूमत कैसे यहाँ पर कामयाब हो गई, जबकि सेनेट में यूसुफ रजा गिलानी 5 वोटों से जीत कर सामने आए थे। इसी बारे में गुफ्तगू करते हैं। आमिर लियाकत हुसैन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। ये ज़रा उस तरफ तो गुफ्तगू के लिए जाते हैं। आपकी शर्ट पर एक तहरीर पढ़ रहा हूँ मैं कि प्लीज़ सीट वापस दे दो, गालबन यही लिखा है। ये क्या मतलब है, किससे मुतालबा कर रहे हैं आप? ये प्लीज सीट वापस दे दो। शेर कह रहा है, शेर कह रहा है। शेर किससे कह रहा है? शेर कह रहा है मेरी सीट वापस दे दो मुझको, कुछ तो दे दो मुझको। शेर कह रहा है, ये सेनेट पे कह रहा है कि हम सब लोग मिलकर ड्रामेबाजी कर रहे हैं, कोई सारे जितने मिलजुल कर सारे डाकू चोर एक जगह जमा हुए हैं, तो वो सीट मेरी वापस दे दो। अच्छा, ये नून लीग वाला शेर तो नहीं है ना? ये वही है, इस तरह के शेर वही होते हैं पागल से। चलो आमिर भाई, ये सेनेट में हुआ क्या है? ये मिर्जा मोहम्मद आफरीदी साहब ने 54 वोट हासिल कर लिए, यूसुफ रजा कुछ नहीं हुआ, वोट मुस्तरद हो गए, ये हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, वोट मुस्तरद हो गए। जैसे कौमी असेंबली में हुए थे मुस्तरद, इसमें भी हो गए मुस्तरद। क्या हुआ? पूरी कौम को एक टीचर ने एक तरीका सिखाया था। टीचर है ना, टीचर आया था, वो बाहर से पढ़ के आया टीचर, वो टीचर ने पूरी कौम को एक तरीका सिखाया वोट मुस्तरद कैसे किए जाते हैं। उसे सिखाया रात की तारीकी में, वो टीचर का तरीका सीखा हुआ अब्बा पे भी आजमा लिया। अच्छा, ये वीडियो की तरफ आप इशारा कर रहे हैं? इशारे तो आपको बता रहे भाई, मैं करता नहीं हूँ, इशारेबाजियों से दूर रहता हूँ मैं, लेकिन मैं बता सिर्फ इतना रहा हूँ कि एक साहब ने पूरी कौम को तरीका सिखाया था और ख़ास तौर पे कौमी असेंबली के मेंबरान को वोट कैसे ज़ाया किए जाते हैं। तो चित भी मेरी, पट भी मेरी, ठेंगा मेरे बाप का, तो बाप को ठेंगा दिखा दिया। अच्छा, लेकिन मतलब यहाँ पीडीएम में क्लेम कर रही है कि ये वोट बिला वजह मुस्तरद किए गए हैं, वो नाम पर उन्होंने स्टैंप लगा दिया, इसका मतलब वोट किया जाना नहीं है। और प्रिजाइडिंग अफसर भी ये कह रहे हैं कि सातों के सातों वोट यूसुफ रजा गिलानी के हैं जो मुस्तरद हुए। असल में अरबाब भाई, जहालत की कोई हद नहीं होती। जहालत एक ऐसा वसी समंदर है जिसकी गहराई भी नहीं होती और हद निगाह नजर आता है। इसलिए कुरान में कहा है कि जाहिलों को हंस के सिर्फ सलाम करें। जब लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है, आप बैलेट पेपर देखिए, उसमें ऊपर लिखा हुआ है कि पसंदीदा उम्मीदवार के खाने में वोट डालें। अब खाना क्या है? खाना वो होगा जो खाली होगा। जो भरा हुआ होता है वो खाना तो होता नहीं, जो भरा हुआ होता है वो गुस्ल खाना होता है। जब खाली होता है तो फिर लिखा हुआ भी होता है कि ये खाली है, वहाँ बाहर आदमी कहता है अंदर चले जाए। तो जब एक खाना भरा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है सेनेटर सादिक संजरानी, सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी, उसके बाद इतनी लंबी सड़क खाली पड़ी हुई है। तो आपको जो बताया ये लंबी वाली सड़क है, इधर आपने मोहर लगानी है, आपको तरीक़ाकार भी बताया, उसके बाद आप कहते नहीं हमने तो नाम पे लगानी है। नाम पे तो मोहर, नाम आपने कभी इलेक्शंस के दौरान ये देखा होगा ना कि बल्ले पे मोहर लगाएं, तीर पे मोहर लगाएं, पतंग पे मोहर लगाएं। कभी इधर आपने सुना है कि सादिक संजरानी पे मोहर लगाएं, आप जो है वो यूसुफ रजा गिलानी पे मोहर लगाएं? नहीं, खाने पे मोहर लगाएं। साफ साफ बात है ना। बल्ले पे मोहर लगाएगा मतलब मोहर बल्ले पे ही लगाना है, तीर पे मोहर लगाने मतलब तीर पे लगाना है, पतंग पे मोहर लगाने मतलब पतंग पे लगाना है। लेकिन अगर खाने पे मोहर लगाना है तो खाने पे लगाना है, नाम पे नहीं लगाना। इससे बड़ी जहालत और क्या होगी? और ये जानबूझ के तो नहीं किया कि आमिर भाई, यानी आपकी इत्तला के मुताबिक इसमें कहीं कोई पैसा तो नहीं चला हुकूमत ने, या कहीं किसी और ने पैसा चला के तो उनको मजबूर नहीं किया वोट मुस्तरद करने पर? देखिए, पैसा तो खैर बिल्कुल नहीं चला है, लेकिन अब आप मुझे सिर्फ इतना बताइएगा, चूँकि आप माशाल्लाह एक ज़हीन आदमी और एक सहाफ़त के चमकते सितारे हैं, उभर रहे हैं आप, और हमारे पुराने चैनल बोल के आप हमारे साथी हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आप मुझे बल्कि बताइएगा भी, मुझे समझाइएगा कि क्या खुफिया कैमरे जो हैं, खुफिया कैमरे जो कि क्लेम कर रही है गवर्नमेंट, ये अपोजिशन की गवर्नमेंट ने लगाए हैं, ये खुफिया कैमरे क्या माइक्रोफोन के साथ लगते हैं? यानी माइक्रोफोन लगाया जाएगा वहाँ पर, ताकि वो जो वोट देने वाले कहे मैं तो संजरानी को वोट दे रहा हूँ, मैं तो गिलानी को वोट दे रहा हूँ, ये क्या माइक्रोफोन तो नहीं लगते ना? माइक्रोफोन भी निकाले वहाँ से। इसका मतलब ये ऑपरेशन स्टिंग ऑपरेशन नहीं था। 3-4 दिन पहले, देखिए 24 घंटे पहले वहाँ इलेक्शन कमीशन आ जाता है हॉल में, और उसके बाद वहाँ कोई दाखिल नहीं हो सकता। इसका मतलब इन्होंने पहले से वहाँ पर ऑपोजिशन ने कैमरे लगाए थे
ताकि ये पता चले कि हमारे आदमी किसको वोट दे रहे हैं। माइक्रोफोन से भी इनको पता चल जाए, सुन ले, देख ले, हर नकलो हरकत से ऑपोजिशन ने वोट आते जी बैलेट पेपर का है, 2 आवाज से पता चल जाता है। ये आपका तज्जिया, तबसरा, अंदाजा या मालूमात है ये आपकी? मेरी मालूमात है। अच्छा, तज्जिया नहीं, तबसरा नहीं, मालूमात है। उसकी वजह ये है कि देखिए, उसकी वजह ये कि सेनेट में अरकान सेनेट की एक्सेस होती है, लेकिन ये 24 घंटे पहले बंद हो जाती है। उसकी वजह कि वहाँ पे इलेक्शन कमीशन आया, 24 घंटे पहले तक वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। इन्होंने उसके बाद जाकर निकाले, यानी इसी इलेक्शन के दौरान, यानी सुबह ये निकालते फिर रेस्टिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, और या रात को निकाले, पता नहीं कब निकाले। जब भी किया माइक्रोफोन उसके साथ था। अब ये जो आप बता रहे कि ज़मीर के वोट से या ये वोट कैसे दिए गए, देखिए बात ये कि आप थोड़ा सा अगर तवज्जो दें मेरी बात पे, तो आपको याद होगा कि कौमी असम्बली में यूसुफ रज़ा गिलानी कामयाब हुए थे स्पीकर ये सेनेट के इलेक्शन में, कौमी असम्बली की नशिस्त में, यानी कौमी असम्बली की अरकान ने जिनको मुंतखब किया, उनमें यूसुफ रज़ा गिलानी मुंतखब हुए थे और PTI की खातून रुकन सेनेटर मुंतखब हुई। लेकिन होना ये चाहिए था, अगर यूसुफ रज़ा गिलानी मुंतखब हुए, अगर होना चाहिए था यूसुफ गिलानी मुंतखब हुए हैं तो मुस्लिम लीग की ही खातून मुंतखब होती। समझ रहे मेरी बात आप? तो मुस्लिम लीग की खातून मुंतखब नहीं हुई, यूसुफ रज़ा गिलानी मुंतखब हो गए। हैरत अंगेज़ बात है कि खातून की जगह हमारी PTI की आ गई। तो जो खातून को जिन्होंने हराया उन्होंने बदला लिया सेनेट में। ये कैमरे लग गए, ऑपोजिशन ने आपके बकौल कैमरे लगा दिए, लेकिन वहां पर किसी को पता नहीं चला, सेनेट के अमले ने भी किसी को मुत्तला नहीं किया कि खुफिया कैमरे नस्ब कर रहे हैं। ये कोई इतने सारे कैमरे निकले, चंद मिनट का तो काम नहीं। वो नून लीग वाले पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ, जो आप कह रहे हैं वो नून लीग वाले पॉइंट पे वो 7 वोट जो मुस्तरद हुए, 7 वोट जो मुस्तरद हुए वो नून लीग के हैं। सही, यानी ये मरियम साहिबा ने हाथ कर दिया है पीपल्स पार्टी के साथ, बदला ले लिया। अब आप अपने सवाल पे आ जाए, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं कैमरे वहाँ नस्ब कैसे हो गए? आप कह रहे हैं कि ऑपोजिशन के लोगों ने लगाए, अब वहाँ अमला भी होता है ज़ाहिर सेनेट का, वहाँ किसी अमले ने कुछ नहीं देखा, वो तो चेयरमैन साहब को जवाब दे होंगे ना? बिल्कुल ठीक बात है, बहुत बहुत अच्छी बात की आपने, बहुत अच्छी बात की, खुशी हुई मुझे इस बात। अब ये बताइए मुझे, चेयरमैन कौन है सेनेट का? संजय रानी साहब, पहले भी थे, अभी भी है। डिप्टी चेयरमैन कौन था? सलीम मांडवी वाला। सलीम मांडवी वाला का भी अमला है ना, उनके लोग भी है ना। तो पीपल्स पार्टी के लोग मुसद्दिक मलिक के साथ नवाज खोखरी क्यों लगाते फिर रहे हैं? मांडवी वाला साहब के भी असरात है ना, सेनेट में होते हैं ना। डिप्टी चेयरमैन का भी अपना अमला होता है। डिप्टी चेयरमैन कह सकता है कि भाई आप जो है वो ये कुछ लोग हमारे जरा इंस्पेक्शन के लिए जा रहे हैं, इनके साथ चले जाए अमले के लोग। अब अमले के लोग बाद में बता देंगे वो डिप्टी चेयरमैन का अमला था, चेयरमैन का अमला नहीं था। इधर जहन में रखिएगा कि मांडवी वाला साहब जो है वो डिप्टी चेयरमैन थे और संजरानी साहब चेयरमैन थे भी और हैं भी। तो इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि यहाँ पर पीपल्स पार्टी ने क्या काम किया होगा। और तलाल चौधरी का ट्वीट देख लीजिए, उसने कहा है कि अब पता चला बिलावल साहब न्यूट्रल किसको कहते हैं, कोई न्यूट्रल नहीं होता। तो अव्वल तो बिलावल को ये बात कहनी चाहिए न्यूट्रल की, ये तो बहुत बुरी बात है। बिलावल को ये बात ये जताना भी चाहिए कि न्यूट्रल किसको कहते हैं। बिलावल तो समझता है न्यूट्रल क्या होता है, बिलावल से ज़्यादा कौन समझेगा पाकिस्तान में न्यूट्रल क्या होता है। लिहाजा ये उसको कहना ही नहीं चाहिए था। उसको ये बताया गया है कि आप न्यूट्रल को, यानी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा किया कि आप कह रहे थे न्यूट्रल है। असल में ये इशारा नहीं है, इशारा है कि आप पता चला कि न्यूट्रल जब बनेंगे आप हमारी उम्मीदवार के मुकाबले पर, तो फिर हम भी न्यूट्रल बनकर आपको दिखाएंगे। हमने 7 वोट अपने मुस्तरद करा दी। सही, लेकिन आमिर साहब ये उसूल और नज़रियात वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खान साहब के थे, क्या ये आज जमहूरियत की जीत हुई है? अददी अक्सरियत वाला कैंडिडेट हार गया, जिसके वोट्स कम थे वो कैंडिडेट जीत गया। मैंने तो आपसे नहीं मैंने तो आपसे कहा है, आप शायद मेरी बात सुन नहीं पा रहे। मैं तो आपसे कहा है कि हमारा इसमें कोई ताल्लुक ही नहीं। नून लीग की लड़ाई है मुस्लिम लीग के साथ, ये पीपल्स पार्टी के साथ। उन्होंने हाथ किया उनके साथ, हमारे क्या ताल्लुक? हमारे हम ना हमने किसी को वोट मुस्तरद करने को कहा, ना उन्होंने वोट मुस्तरद किए। ये तो आप नून लीग वालों ने हाथ दिखाया है पीपल्स पार्टी के साथ, क्योंकि उन्होंने उनकी खातून सेनेटर को नहीं बनने दिया, खातून रुकन को सेनेटर नहीं बनने दिया। तो उन्होंने उनको नहीं बनने दिया, इन्होंने इनको नहीं बनने दिया। आपस की लड़ाई। अब जीत का जश्न, आपस में मिलते कब हैं? हाँ, जीत का जश्न आप देखिएगा कि जीत का जश्न तो आप और आपकी जमात मना रही है ना। अब इसका मतलब नून लीग की जीत हुई है, पीपल्स पार्टी की हार हुई है। जश्न भी ना मनाए, हम जश्न भी ना मनाए, हम जश्न भी ना मनाए। वो नए नए कपड़े बदले, आप चाहे हम कपड़े भी ना बदलें, जश्न भी ना मनाए। अगर हम जीत गए तो जश्न तो मनाने दो यार अरबाब, ये भी ना करें। बच्चों को साथी के साथ बैठ जाएं, खौफ में आ जाएं, रोना शुरू कर दें, बस जीत गए तो जश्न तो मनाएंगे ना यार। हाँ चले, लेकिन उस जश्न के बाद फिर उन 16 लोगों को भी याद रखना पड़ेगा जिन्होंने गिलानी साहब को वोट दे दिया था। फिर उस वक्त वहाँ जो आपको शिकस्त हुई थी, खान साहब को अपना पहले ही अपने 7 लोग ढूंढे, पहले ही अपने 7 लोग ढूंढे, फिर हम भी 16 ढूंढ लेंगे।
वो तो उनका तो एक ट्रैक रिकॉर्ड है। वो तो जब वो पहले तहरीक आदम एतमाद आई थी वो उस वक्त भी नहीं ढूंढ पाए थे, लेकिन खान साहब ने जब केपी में लोगों ने वोट बेचे थे तो उनको पार्टी से निकाला था। अभी यहाँ सिंध से 2 लोगों को निकाला। कहीं तो माना आपने कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, कहीं तो माना आपने कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, नहीं वो तो कहीं तो माना आपने। हकाइक तो अपने मुंह से बोलते हैं आमिर भाई। हम ढूंढ लेंगे, हम अपने 16 नहीं, हमारे 16 नहीं, हमारे 18 लोग हैं, हम ढूंढ लेंगे। अच्छा, लेकिन ढूंढ के फिर वैसे ही एक्शन होगा, उनको पार्टी से निकाला जाएगा, क्योंकि उनको पार्टी से निकालते ही आपकी कौमी असेंबली में अक्सरियत खत्म हो जाएगी। अगर उनको पार्टी से हम निकालेंगे और कौमी असेंबली से अक्सरियत खत्म हो जाएगी तो उसके अलावा भी बहुत सारे तरीक़ेकार हैं। उनको शो कॉज नोटिस दिया जा सकता है, उनसे पूछा जा सकता है उन्होंने क्यों किया। अगर उन्होंने किया है तो गलती से किया। देखिए आज क्या हो रहा था, देखिए जरा गौर से सुनिएगा। आज ये हो रहा था कि फारूक एच नाइक खड़े होकर कह रहे थे कि जो वोट नामों पर लगे हैं, मोहर लगी है, वो भी माने जाए। तो अगर हमारे यहाँ से किसी ने गलती से सही कर दिया है, यानी राइट कर दिया है, राइट कर दिया है हफीज शेख को, तो हम उसको क्यों कहें वो गलत है? उसकी इंटेंशन ना देखें हम, जो आज नाइक साहब इंटेंशन दिख रहे थे, आज वो इंटेंशन पर चले गए, तो हम भी इंटेंशन देखते हैं कि उसने हफीज शेख को राइट तो किया है ना। जब राइट किया तो वो भी सही है, हो सकता है 18-19 वोट वैसे ही हो जो राइट किए हुए हो। तो आमिर भाई, जो राइट है, ये टिक है, ये दरअसल होता क्या है, सही और गलत में क्या फर्क होता है इस निशान में? एक ब्रेक के बाद ही मैं आपसे पूछता हूँ। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आमिर लियाकत हुसैन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं। गिलानी साहब वाला इलेक्शन था, उसमें आपका भी नाम सामने आया था कि वो राइट, आपने थोड़ा, कमल साहब ने बताया था राइट ऐसे होता है, आप कुछ मुख्तलिफ अंदाज से बता रहे थे। नहीं राइट नहीं, मैं बता टिक किया था आपने, टिक मैंने राइट नहीं किया था, मैंने टिक किया जी। अब मैं आपको समझ, हाँ टिक है, टिक में जाइए, गूगल में सर्च करें टिक इज़ अ रेपिटेटिव मस्कुलर मूवमेंट। वो ये होती है, ये कहलाती है। ये वन ये नहीं होता, वन तो यूं बनेगा, यूं आएगा, यूं हो, ये वन होगा। ये तो एक लकीर होती है, जैसे पूरा 2 बना था। अब आप 2 यूं टेढ़ा करते हैं, ऐसा 2 तो नहीं होगा ना। 2 आपको यूं और यूं करना पड़ेगा, ऐसे होगा ना 2। तो ये वन नहीं होता, ये लकीर होती है। ये टिक ऐसे होता है, ये टिक कहलाता है। ये जो होता है ये राइट होता है, ये जो होता है रॉन्ग होता है। आगे अब ये राइट और रॉन्ग का सिलसिला, लेकिन कब तक चलेगा ये? हमारी सेनेट में, कौमी असेंबली में ज़ाहिर है ओपन बैलेटिंग जब अपोजिशन को सूट नहीं कर रही थी, उन्होंने उस वक्त साथ नहीं दिया। आज हुकूमत को सूट नहीं कर रही थी, आज अब 5 साल के बाद चलेगा। अब तो चलना तो चल गया, अब तो चलना तो चल गया, अब 5 साल के बाद चलेगा। नहीं, अब इसके बाद ओपन बैलेटिंग के लिए हुकूमत लाएगी तरमीम। हाँ, अब तो देखिए बात ये है कि ओपन बैलेटिंग अब सब ने समझ लिया कि ज़रूरी हो गई है। वो भी जो सीक्रेट बैलेटिंग के खिलाफ थे, वो भी जो सीक्रेट बैलेटिंग के हक में थे, उन दोनों ने समझ लिया है कि अब ये ओपन बैलेटिंग करनी पड़ेगी। तो अब इसके लिए कानून साजी होगी, जिसको हम कहते हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। अब वो हमें लाने पड़ेंगे। सही। और ये अभी आज के उस ज़ाहिर आज का जो भी रिजल्ट आया है, उसमें आप भी और 1-2 और आपके पार्टी के कोलीग्स ये बता रहे हैं कि ये नून लीग ने हाथ किया पीपल्स पार्टी के साथ, तो अब 26 मार्च से लॉन्ग मार्च होना है। फिर उस लॉन्ग मार्च का कोई मुस्तकबिल नज़र आ रहा है आपको? अब आज गिलानी साहब हारे हैं, तो मेरा तो ख्याल था कि और ज़्यादा शिद्दत के साथ होगा। पेशन कोई कर रहा हूँ कि उस लॉन्ग मार्च में पीपल्स पार्टी शरीक नहीं होगी। अच्छा, बड़ा कम वक्त है और बड़ी अहम पेशगोई आप ये कर रहे हैं, क्यों? उसकी वजह बहुत अहम पेशगोई और बहुत दावे के साथ कह रहा हूँ। इसकी कोई सियासी वजह आमिर भाई? उनका सिंध में स्टेक है, उन्होंने बड़े सियासी वजह। यूसुफ गिलानी इलेक्शन जीत गए, इससे बढ़कर और क्या होगा? वो जमहूरी अमल का हिस्सा बन चुके हैं। उन्होंने यूसुफ गिलानी साबिक वज़ीर आज़म को सेंटर बनवा दिया है। उनकी नाअहली की दरख्वास्त मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उस पर उमर अता बंदियाल ने इलेक्शन कमीशन से, जस्टिस जनाब उमर अता बंदियाल ने इलेक्शन कमीशन से दलाइल मांग लिए उसके बारे में कि उसका दायरा इख्तियार क्या है, उसके बारे में दलाइल मांग ली। तो वो जमहूरी अमल का हिस्सा बन चुके हैं। बाकी जितने लोग हैं गैर जमहूरी हैं। उसकी वजह है कि जो क़यादत कर रहे हैं फजलुर रहमान, वो उनके पास कोई सीट नहीं है। इसी तरह यानी उनकी सीट नहीं है। इसी तरह मरियम नवाज साहिबा, उनकी कोई सीट नहीं है। शहबाज शरीफ साहब इस सारे मामले से अलग है। तो जो लोग भी लॉन्ग मार्च करें वो गैर मुंतखब लोग हैं। अचकजई उचकजई पता नहीं जो भी है, ये सारे गैर मुंतखब लोग हैं। लेकिन अभी 22 मार्च को वो इलेक्शन कमीशन में समाअत भी लगी हुई है गिलानी साहब की, और वो ज़ाहिर है आपकी पार्टी ने पिटीशन दायर की है, तो उसमें वो नाअहल भी हो सकते हैं। वो सेनेटर मुंतखब तो हो गए, लेकिन अभी नाअहली की तलवार तो लटक रही है। हो सकता है नाअहल हो जाए, हो सकता है नाअहल हो जाए। तो फिर उस सूरत में पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च का पार्ट बनेगी। लेकिन ये कि नाअहली के बावजूद नहीं, तब भी नहीं होगी, क्योंकि असल उनकी जो राजधानी है, जो उनकी हुकूमत है, जो उनकी बादशाहत है, जहाँ पे वो राजा है, वो है सिंध को वो नहीं छोड़ सकते। और सिंध में इनकी अंधी हुकूमत है, अंधी हुकूमत है। लेकिन बिलावल साहब ने तो बड़ा क्लियर, आपको याद होगा एक जलसे में खिताब करते हुए कहा था कि आप वफाकी हुकूमत को गिराने के लिए अगर हमें सिंध की हुकूमत को लात भी मारनी पड़ी, हम लात मार देंगे उस हुकूमत को।
बिलावल साहब ने बड़ी धड़ल्ले के साथ सादी संजनी साहब को मिठाई भी खिलाई थी, तस्वीर दिखाऊं? जी आपने ट्वीट किया आज, देखिए मैंने ट्वीट देखा आपका, मैंने 2018 की। हाँ, तो फिर छोड़ दे, सियासत में ये सारी बातें होती रहती हैं, बदल जाते हैं लोगों के मौक़िफ़ भी आहिस्ता आहिस्ता। पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च का अगर पार्ट नहीं बनेगी तो लॉन्ग मार्च होगा, बकिया जमातें करेंगी लॉन्ग मार्च, या फिर ये पीडीएम को आप इसका शिराजा बिखरता हुआ देख रहे हैं आने वाले दिन? हाँ बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करें। नहीं, शिराजा तो खैर बिखर गया इनका, लेकिन लॉन्ग मार्च तो ये करेंगे क्योंकि मरियम, जितने ज़िद्दी लोग हैं ना वो एक जगह जमा है, ज़िद्दी, खुद सरकश, ये सारे लोग एक जगह जमा है, जिनमें मरियम नवाज़, फजल रहमान, अचकज़ई, आप ये जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट वाले सारे, ये सारे ज़िद्दी सरकश खुदसर लोग हैं, ये एक जगह पर जमा है, तो ये तो निकलेंगे बाहर। क्योंकि एहसान इकबाल साहब इसी प्रोग्राम में मेरे अभी 2-4 रोज़ पहले कह चुके हैं कि हम 26 को हम निकलेंगे, इस्लामाबाद पहुंचेंगे, फिर जब तक हमारे तमाम मुतालबात पूरे नहीं होते हम वहाँ से हिलेंगे नहीं, हम इस्लामाबाद में ही रहेंगे। रहे इस्लामाबाद में, पार्लियामेंट हाउस के बाहर उनके साथ जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल बहुत अफसोस की बात है। मैं तो बहुत शर्मिंदा हूँ कि इस तरह किसी भी पार्लियामेंटेरियन के साथ जूता वूता मारा है, बिल्कुल गलत बात है। लेकिन अब देखिए ना, फिर से इश्तियाल फैलता है। आप असेंबली के मेंबर हैं तो आप असेंबली में आके एहतजाज करें, बाहर क्यों बैठे हुए? ये बात आप इमरान खान को भी कहते थे जब वो धरना दिया हुआ था उन्होंने, तो आप बात सही कहते थे, बात बिल्कुल सही कहते थे कि आए असेंबली में आए एहतजाज करें, बिल्कुल सही कहते था। मैं भी आपसे कहता हूँ असेंबली में आके एहतजाज करें, बाहर बैठने से क्या फ़ायदा? गैर मुंतखब लोगों के साथ आप बैठे हुए। एहसान इकबाल साहब, आप तो मुंतखब हैं, आपने तो नारावाल से अबरारुल्लाह को हराया, आप तो एक मुंतखब आदमी हैं, आप अच्छे आदमी हैं, आइए आप पार्लियामेंट में आके एहतजाज करें। ये क्या फजल रहमान साहब के साथ बैठे हुए आप? ये क्या उचकज़ई के साथ बैठे हुए, उचक्के के साथ क्या को बैठे हुए आप आएँ, आप आकर पार्लियामेंट में एहतजाज करें। अच्छा, पिछले काफ़ी दिन आपने इस्लामाबाद में गुजारे, एतमाद के वोट में आपने बड़ी खूबसूरत नातिया खिराज तहसीन भी पेश किया था खान साहब को, तो गुफ्तगू हुई उनसे अब्दुल हफीज़ शेख साहब को नॉमिनेट करने से मुताल्लिक, कराची के मसाइल से मुताल्लिक कोई मुलाकात वगैरह रही आपकी? हाँ, एक हुई थी, लेकिन आपने उसमें कहा कि वो सलीम जाफ़र और मंसूर अख्तर की। देखिए अब्दुल हफीज़ शेख का आपने बहुत अच्छा किया मुझसे सवाल कर लिया, बहुत से लोगों को इसका जवाब नहीं पता, और ये माशाल्लाह आप ही का वस्फ़ है कि आप ये समझ लेते हैं इन चीज़ों को और सवाल कर लेते हैं। देखिए बात ये कि मैंने अब्दुल हफीज़ शेख को वोट नहीं देना था, और ये मैं बहुत पहले से कह रहा था। मैंने मैं पैसे लेने वाला आदमी नहीं, मैं खुल के कह रहा था नहीं दूंगा, जाओ नहीं दूंगा वोट। और इस प्रोग्राम में भी आपने कहा था मेरी पार्टी में नहीं थे। खान साहब से मेरी मुलाकात जब मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था, बिल्कुल कहा था। उसके बाद ये खान साहब ने मुझे मेरी मुलाकात हुई तो खान साहब ने मुझसे वल्लाह उन्होंने मुझसे वोट के लिए कुछ नहीं कहा। अब वो मेरा मिजाज समझते हैं, वो एक वाहिद आदमी जो मेरा मिजाज समझता है। अब जैसे आप लोग हैं, आपके साथ काम किया, आप लोग मिजाज समझते हैं, मिजाज आशना है। तो उन्होंने मुझसे वोट की बात नहीं की। उन्होंने मुझसे कहा कि तो फिर तुम कल तो आ रहे हो ना वोट देने के लिए। अब वो इस तरह से कहा उन्होंने कि मैं समझता हूँ अरबाब भाई कि आप जैसे मोहब्बत करते हैं या जैसे प्यार करते होंगे तो आप थोड़ी देर के लिए ये सब चीज़ें छोड़ देते हैं। उन्होंने कहा कल आ तो रहे हो ना वोट देने के लिए। तो ऐसे ये जुमला इस तरह से था कि मैंने कहा नहीं खान साहब, मैं अब्दुल हफीज़ शेख को ही वोट दूँगा, आप परेशान ना हो। तो फिर क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो थोड़े से दिल गिरफ्ता है मेरी बात से, तो फिर मैंने इसलिए अब्दुल हफीज़ शेख को ही वोट दिया। मेरी कोई इस सिलसिले में ना खान साहब ने मुझ पर दबाव डाला, हो सकता है आमिर भाई पार्टी की तरफ से कोई दबाव था। खान साहब आपका मिजाज समझते हैं तो उन्होंने आपसे पूछा कि फौजिया अरशद को वोट देने के लिए आ रहे हो ना, क्योंकि वोट तो उनको भी देना था। नहीं, उन्होंने ये भी नहीं कहा, किसी के लिए नहीं कहा। उन्होंने कहा कल वोट तो देने आ रहे हो ना। वोट का मतलब यही था कि बैलेट पेपर पे दोनों नाम होंगे। तो एक ही बैलेट पेपर होता है, पिंक कलर में लिखा हुआ था फौजिया अरशद केसना जो भी। लेकिन कि मैंने फिर वोट दे दिया था, और उसके बाद तहरीक अदम एतमाद के वोट के लिए मैं बहुत सरगर्म हो गया था, और उस सिलसिले में मैं काफ़ी अपने साथियों से मिलता भी रहा। और देखिए 2 वोट बढ़ गए थे खान साहब के, और इसी तरह होता है। फिर इसलिए मुझे मौका दिया गया, और मैंने नातिया शार भी पढ़े थे, और मैंने उनको मुबारकबाद भी दी थी। और इंशाअल्लाह ताला हम लोग मदीने भी जा रहे हैं खान साहब के साथ, इंशाअल्लाह चाह रहे हैं। और आमिर खान साहब को फिर आपने समझाया कि फैसल वाडा साहब की जो सीट अब खाली हुई है, ये कराची में जीतना उनके लिए, आपकी जमात के लिए खुद बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि चंद 100 वोटों से तो निकली थी। अब ज़ाहिर उस वक्त तो शहबाज मैंने इससे भी ज़्यादा उनको समझाई बात, मैंने इससे भी ज़्यादा एक बात समझाई, और वो ये कि अब ये फैसल वाडा साहब को भी समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो एक खुदसर आदमी है, उनको ज़रा गुस्सा आ जाता है तो बात वो समझते नहीं। इससे पहले भी वो एक दफ़ा कह चुके हैं मैं आमिर लियाकत की ज़बान निकाल के उसको जूते का सोल बनाऊंगा। अच्छा, इस तरह की बातें कर चुके हैं। मैंने उनको ये समझाया था कि देखिए बात जी हाँ बिल्कुल है, ये मैं आपको क्लिप भेज दूँगा, चला भी दीजिएगा ताकि लोगों को पता भी चल जाए। मैं उसमें जो मैंने उनको ये कहा, मैंने उनसे कहा था कि देखिए अगर आप बल्दिया की नशिस्त छोड़ते हैं तो एक तो आप 900 वोट से जीते हैं,
900 वोट से जीती हुई नशिस्त को दोबारा हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। और क्योंकि यहाँ पर अब शहबाज शरीफ के बजाय मिफ्ता इस्माइल को शायद नॉमिनेट किया गया, और उसको मुस्लिम लीग भी सपोर्ट करेगी ज़ाहिर है, और फिर पीपल्स पार्टी भी करेगी। अब एक तरफ तो ये सिचुएशन है, दूसरी तरफ सिचुएशन ये है कि ये नशिस्त हमारे हाथ से निकल सकती है, ये तो हो गई बात। दूसरा ये कि सेनेट का इलेक्शन आप जब लड़ रहे हैं तो आपने कौमी असम्बली के इंतखाब में हिस्सा लेते हुए जो कागजात नामजदगी दाखिल कराए थे उसमें शहरियत तर्क करने की तारीख कुछ और लिखी थी। सेनेट के पेपर्स दाखिल करते हुए शहरियत तर्क करने की तारीख, तो आप सादिक अमीन नहीं रहे। अगर किसी ने टैली करा लिया तो आप सादिक अमीन नहीं रहेंगे, तो आर्टिकल 62-63 के तहत आप नाअहल हो जाएंगे। तो ये सेनेट भी गई, कौमी असम्बली भी गई। और आमिर भाई, ये सीट पार्टी नहीं निकाल पाएगी, ये क्यों आपको लगता है? जो पिछले 2.5-3 साल की कारकर्दगी है उसकी बुनियाद पर ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल हो जाएगा सीट निकालना? 2018 में तो निकल गई। नहीं, ये वजह नहीं। वजह ये कि देखिए तनासुब कम था, जीत का तनासुब कम था। 900 वोट थे, 900 वोट से अब जीते हैं। अगर कोई 5-10 हज़ार का फ़र्क होता तो शायद मैं आपको ये बात नहीं कहता। जहाँ 900 वोट से आप जीते हों और वहाँ तीन पार्टियाँ 4 पार्टियाँ अलग अलग खड़ी हों, मतलब कि MQM, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग और PTI ये खड़े हों। अब इस वक्त जो है मुत्तहिद हो गए सब, सिवाय MQM के। MQM हमारे साथ देगी, लेकिन ज़ाहिर है कि MQM अगर हमें साथ देती भी है तो MQM का जो वोट बैंक है वही आएगा ना। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग का वोट बैंक है वहाँ, बल्कि सबको पता है, सबको पता है। आप कराची के रहने वाले, आपको पता है। तो अगर ये वोट बैंक मिल जाता है तो फिर क्या होगा? और फिर मैं भी मुहिम नहीं चला रहा। अगर मैं मुहिम चलाता तो महाजरों का वोट की एक पोजीशन होती कि वहाँ से आता, तो मैं तो मुहिम नहीं चला रहा वहाँ पर। तो ये इसका मतलब ये कि ये मसला हो जाएगा, महाजर वोट नहीं पड़ेगा। अगर वो सीट फिर जीतनी है, अगर कोई 1-2% भी चांस है जीतने का, तो फिर कैंडिडेट कौन होना चाहिए? किसको ऐसा कैंडिडेट लगाया जाए पार्टी की तरफ से कि फिर मदद मिल सके उस सीट को वापस लेने में? मेरा ख्याल हुनैद लाखानी साहब को अगर बनाया जाए उम्मीदवार, तो हुनैद लाखानी साहब चूँकि इक़रा यूनिवर्सिटी भी उनकी है, उन्होंने फलाही काम भी किए हैं, वो महाजरों के भी पसंदीदा उम्मीदवार हो सकते हैं। हुनैद लाखानी साहब को वहाँ से टिकट देना चाहिए। तो इन 3.25 साल में तो फैसल वाडा साहब शायद ही एक बार अपने हल्के में गए होंगे, वहाँ शायद ही कोई तरक्याती काम हुआ होगा, लोगों के मसाइल हल हुए होंगे। हुनैद साहब को फिर आपको ये उम्मीद है? एक बार भी आपने मेरे ख्याल से उनकी मदद कर दी है। मैंने इसलिए शायद बोल दिया कि शायद एक बार भी नहीं गए होंगे ना। मेरे ख्याल से एक बार कभी मर वो एक महीने कचरे पे कुर्सी डाल के उन्होंने अपना पूरा 5 साल का कोटा पहले पूरा कर लिया। लेकिन ये कि हुनैद लाखानी साहब का ये कि हुनैद साहब वहाँ पर इक़रा यूनिवर्सिटी की बुनियाद रख सकते हैं। उस इलाके में पसमानदा इलाका है, वहाँ पर वो कुछ तालीमी इदारे खोल सकते हैं, वो काम कर सकते। फलाही देखिए, कुछ जगहों पे आपको जैसे पता है महमूदा सुल्ताना फाउंडेशन है, हम गरीब इलाकों में मदद करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें काम आती हैं चीज़ें। तो ये अगर वो थोड़ा सा कर दें, और वो कर सकते हैं, उनके पास है ये वसाइल हैं। तो मेरा अपना एक मशवरा है, पार्टी की पार्लियामानी बोर्ड को मशवरा ही दे सकता हूँ, यानी कि फैसला तो खान साहब ने करना है कि हुनैद लाखानी साहब को टिकट देना है। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर लियाकत साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। और जो फैसल वाडा साहब का जो छोड़ी हुई नशिस्त है वहाँ पर इलेक्शन होना है, उस हवाले से कह रहे थे अगर हुनैद लाखानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट होते हैं तो वो सीट रिकवर करने में मदद मिल सकती है, वरना बहुत मुश्किल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये सीट निकाल सके। और साथ ही उन्होंने बड़ी एक अहम पेशगोई की कि 26 मार्च से जो लॉन्ग मार्च PDM का होना है उसमें पीपल्स पार्टी शिरकत नहीं करेगी, जो कि आज नून लीग ने और मरियम नवाज साहिबा ने पीपल्स पार्टी के साथ हाथ कर दिया है। और प्रोग्राम के आखिर में एक बार फिर हम गुजारिश करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कि चेयरमैन पैमरा सलीम बेग के खिलाफ एक्शन लिया जाए, उनके खिलाफ नोटिस लिया जाए। बोल के खिलाफ उनके मुतासबाना फैसले बोल को भी नुकसान पहुँचा रहे हैं, पूरी साफ़ी बरादरी को नुकसान पहुँचा रहे हैं, तो बराए करम इस अमल को रोका जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।